दुनिया में भारतीय रेलवे की क्या रैंकिंग है डिफरेंट सेक्टर्स में, ये देखते हैं। तो भारतीय रेल जो है वो दुनिया में फर्स्ट है इन पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी, यात्री जो क्षमता है उसके हिसाब से कि कितनी यात्री दुनिया में कौन सी ट्रेन जो है लाती ले जाती है, उस मामले में इंडिया एक नंबर पे है। इंडिया एक और चीज पे एक नंबर पे है, पैसेंजर पर किलोमीटर। ठीक है, दुनिया में पैसेंजर पर किलोमीटर भी कैरिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा इंडियन रेलवे की है। इंडिया एक और चीज में फर्स्ट है, दुनिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन चलाने में जो है भारत एक नंबर पे है। और जिसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एक मालगाड़ी चलाई गई है जिसका नाम है शेषनाग, जो कि 2.4 किलोमीटर लंबी है। इतनी लंबी ट्रेन दुनिया में और कहीं नहीं है। तो इंडिया तीन चीजों में फर्स्ट है, पहला टोटल पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी, दूसरा पैसेंजर पर किलोमीटर कैरिंग कैपेसिटी, तीसरा लॉन्गेस्ट ट्रेन। इन तीन मामलों में इंडिया पूरी दुनिया में एक नंबर पे है। सेकंड नंबर पे है इंडिया बीजीएस, दुनिया का सबसे व्यस्ततम रेलवे है यूएसए का रेलवे, और दूसरे नंबर में है सबसे व्यस्ततम है जापान रेलवे, और दूसरे नंबर पे है भारतीय रेलवे। थर्ड नंबर पे इंडिया जो है, थर्ड नंबर पे अपना रेलवे लाइन के हिसाब से 68,000 किलोमीटर रेलवे लाइन इंडिया में है, नेटवर्क नहीं, रेलवे लाइन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है अमेरिका, और दूसरे नंबर पे चाइना, और तीसरे नंबर पे इंडिया। रेल नेटवर्क या ट्रैक लेंथ के हिसाब से इंडिया दुनिया में चौथे नंबर पे है। इसके अलावा फ्रेट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर भी इंडिया दुनिया में चौथे नंबर पे है। पांचवें नंबर पे है इंडिया रेल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, अनुसंधान विकास एवं नवोन्मेष के मामले में इंडिया का रेलवे दुनिया में पांचवें नंबर का है। छठवें नंबर की हम लार्जेस्ट पब्लिक एम्प्लॉयर है। यदि सरकारी कंपनियों में बात की जाए कि दुनिया में बेसरकारी कंपनियां जो सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करती हैं, उस रैंकिंग में इंडिया छठवें नंबर पे है। हम रेल टूरिज्म के मामले में दुनिया में सातवें नंबर पे हैं, और टोटल पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिलाकर के एम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो उसमें हम दुनिया में 8वें नंबर पे हैं। ये इंडियन रेलवे की स्टैटिस्टिक्स आपको ये ध्यान रखना है। भारत में जो चलने वाले ट्रेन्स हैं, हम उन ट्रेन्स का थोड़ा सा देखते हैं कि किस किस प्रकार की इंडिया में ट्रेन्स चलते हैं। पहला चलता है पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन तीन प्रकार के होते हैं, मेमू, ईएमयू और डेमू। मेमू का मतलब होता है द मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, यानी कि ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेन्स होती हैं। ठीक है, ये ज्यादातर ये या तो नैरो गेज होती हैं या मीटर गेज होती हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे हालांकि इनको सबको ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है। तो द मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं मेमू। ये जो है शॉर्ट टू मीडियम डिस्टेंस, यानी लगभग मैक्सिमम आप ये मान के चलिए कि 100 किलोमीटर से लेकर के 400-500 किलोमीटर तक की डिस्टेंस का ये ट्रेन होता है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कोचेस होते हैं 4 से लेकर के 8 होते हैं। ठीक है, और ये एक सिटी को दूसरे सिटी से कनेक्ट करने का काम करती है। दूसरा है द इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ईएमयू। ये लोकल ट्रेन होती है, जैसे कलकत्ता में लोकल ट्रेन चल रही है, मुंबई में लोकल ट्रेन चल रही है, उनको बोला जाता है ईएमयू। तो ये लोकल ट्रेन होती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे द डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल, डेमू। ये डीजल कुछ दूर डीजल से चलती है, फिर इलेक्ट्रिक से चलती है, तो डीजल इलेक्ट्रिक, तो ये डेमू कहलाती है। और चौथा भी अगर हम देखें तो हो सकता है केवल बीएमयू, यानी केवल डीजल मल्टीपल यूनिट, जो केवल डीजल से चलती है। ठीक है, तो जनरली ये तीन है अभी इंडिया में। डीजल वाले भी अब उनको तेजी से हम लोग इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन है। इन तीनों को हम मास रैपिड मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। इन तीनों का उद्देश्य तेजी से एक शहर के लोगों को दूसरे शहर में ले जाना, या एक शहर के भीतर के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, इनका पर्पस होता है। ठीक है, तो ये रैपिड मास ट्रांसपोर्ट एमआरटी के पार्ट हैं मेमू, ईएमयू और डेमू। याद है, बात समझ में आ गई? कभी कभी आप रेलवे स्टेशन पे देखना मेमू ट्रेन, डेमू ट्रेन ऐसे होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे एक्सप्रेस ट्रेन। भारत में एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार से चलने वाली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होती है। 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 800 किलोमीटर ऐसी लंबी दूरी पे ये चलती हैं। डिफरेंट सुख सुविधाओं से युक्त होती हैं। ठीक है, तो इनमें जो कुछ इंपॉर्टेंट एसीज भारत में एक्सप्रेस हमारे यहाँ जो चलते हैं उनमें से है, एक तो टोटल एसी वाले ट्रेन होते हैं एसी, फिर अंत्योदय एक्सप्रेस,
डबल डेकर एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, जनसाधारण एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, कवि गुरु एक्सप्रेस, महात्मा एक्सप्रेस, राज्य रानी एक्सप्रेस, सुविधा एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, उदय एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस और युवा एक्सप्रेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं जो इंडिया में चलती हैं। इन सबका अपना अपना एक डिफरेंट पर्पस होता है। जैसे संपर्क क्रांति का उद्देश्य है कि दिल्ली से वो ट्रेन चलती है और भारत के हर राज्यों की राजधानी तक जाती है। ठीक है, जैसे दिल्ली से चलने वाली संपर्क क्रांति मध्य प्रदेश में भोपाल तक आएगी, हालांकि वो जबलपुर तक आती है। ठीक है, लेकिन उसका पर्पस जनरली जो अपनी इंडिया की कैपिटल है उससे डिफरेंट स्टेट के कैपिटल को जोड़ने का काम संपर्क क्रांति द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार गरीब रथ टोटल एसी गाड़ी होती है और आम जनता को कम कीमत में एसी वाली सुख सुविधा के साथ में उनको ट्रेवल करवाना इनका काम है। इस प्रकार से हर एक एक्सप्रेस जो यहाँ पर लिखा हुआ है उनका अपना अपना एक इनहेरेंट ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, कभी समय मिले आपको आप देख लीजिएगा कि कौन सा ट्रेन किस पर्पस के लिए चलाया गया है। सेमी हाई स्पीड माने 150 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से चलने वाली ट्रेन, गतिमान एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस। परीक्षा में कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, इनमें से कौन सेमी हाई स्पीड है, कौन सी नहीं है। लग्जरी ट्रेन, कुछ लग्जरी ट्रेन होती है जो इंडिया में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और जो बाहर से लोग आते हैं उनको भारत दर्शन और भारत की जो एक रॉयल हेरिटेज चला आ रहा है उन सबको दिखाने के लिए चलाया गया है। उनमें इंपॉर्टेंट है डेक्कन ओडिसी, फेरी क्वीन, गोल्डन चैरियट, महापरिनिर्वाण, महाराजा एक्सप्रेस, महाराजास, पैलेस ऑन व्हील्स, रॉयल ओरिएंट, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स एक्सेट्रा। इनके जो फेयर होते हैं वो डॉलर वगैरह में होते हैं क्योंकि इनमें ज्यादातर घूमने का काम जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो करते हैं। ठीक है, इंडियंस तो जनरल बोगी में घूम लें तो ठीक है। 5वें नंबर पे माउंटेन रेलवेज या टॉय ट्रेन्स। तो इसके पहले हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, दार्जिलिंग, नीलगिरी, कांगड़ा, माथेरान ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 6वें नंबर पे हम देखते हैं कुछ स्पेशल ट्रेन भी समय समय पर रेल चलाती है। उनमें से एक है लाइफलाइन या जीवन रक्षक एक्सप्रेस, रेड रिबन एक्सप्रेस, पूरे भारत में एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रेड रिबन एक्सप्रेस, साइंस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए साइंस एक्सप्रेस, और अभी हाल ही में कोरोना से जो मजदूर यहाँ वहां रुक गए थे उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए श्रमिक एक्सप्रेस। तो इस प्रकार के कुछ स्पेशल ट्रेन बीच बीच में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है वो चलाती रहती है। अब ये 2 डब्बे बने हुए हैं अलग अलग, इन दोनों डब्बों में क्या लिखा हुआ है इनका मतलब समझ लेते हैं। ग्रोथ ऑफ इंडियन रेलवे फ्रॉम 1947, 1947 से लेकर के 2020 तक, इन 73 सालों में इंडियन रेलवे का ग्रोथ कितना हुआ है। तो पैसेंजर के फील्ड में 1350% वृद्धि हुई है। माने 1947 में जितने लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं उससे 1350 गुना ज्यादा लोग अब पैसेंजर जो है वो ट्रेन में यात्रा करते हैं। उसी प्रकार माल ढुलाई में 1700% की वृद्धि हुई है। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको याद रहे क्योंकि आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, हालांकि अगर हम केवल कितनी लंबी लाइन बिछी है इन 73 सालों में अगर इसको देखें तो वो केवल 13,000 किलोमीटर ही है, लेकिन उसकी तुलना में जो पैसेंजर और फ्रेट कैरिंग कैपेसिटी इंडियन रेलवे की है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन भारत में 74 है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ इंडियन रेलवे देन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। भारत में कई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, रेल है, रोड है, वाटरवेज है, एयरवेज है, पाइपलाइन है और भी फुटवेज है, पैदल वगैरह। तो अन्य मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो इंडिया में है उसकी तुलना में इंडियन रेलवे के क्या फायदे हैं या रेलवे के क्या फायदे हैं जनरली। तो पहली बात तो ये कि चीपेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप वाटरवेज की तुलना करें, एयरवेज की तुलना करें, रोडवेज की तुलना करें तो इसमें जो है ये एक सस्ता साधन है ट्रेवल का और कन्वीनियंट है। आप सो जाओ, ठीक है, विंडो खोल लो, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं उनके साथ अपनी पूरी सब्जी खाओ, राजश्री खाओ, ताश खेलो, तो बड़ा कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। दोनों मामलों में चाहे सब अर्बन माने चाहे सिटी के भीतर चलने वाली ट्रेन की बात करें या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन की बात करें, दोनों मामलों में चीपेस्ट है और मोस्ट कन्वीनियंट है। ठीक है, अगर हम बस या किसी और दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेते हैं तो वो चीप भी नहीं है और कन्वीनियंट भी नहीं है। दूसरे नंबर पे इट प्रोमोटेड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज। ये भारत में
बहुत सारे केवल पैसेंजर लाने और माल ढोने का काम नहीं करती है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? कच्चा माल पहुंचाना, फिनिश माल को मार्केट तक पहुंचाना, ठीक है, कोयला पहुंचाना, तो इस प्रकार के बहुत काम करती है। जैसे कि उदाहरण, रेलवे के कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है मुंबई और गुजरात में। यानी अगर मुंबई और गुजरात टेक्सटाइल हब नहीं होता यदि रेलवे नहीं होता। जूट इंडस्ट्री डेवलप हुआ है रेलवे के कारण कोलकाता में, कोल झारखंड में, ऑटोमोबाइल और भी कई सेक्टर्स में। तो इस प्रकार से रेलवे ने इंडस्ट्री डेवलपमेंट में भी काफी योगदान भारत में दिया है। तीसरी बात, रैपिड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, आरएम जो वहां लिखा है, रैपिड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू फैक्ट्री एंड फिनिश्ड मटेरियल टू मार्केट। कच्चे माल को फैक्ट्री तक तेजी से पहुंचाना और फैक्ट्री से जो माल बन जाते हैं उनको लाद करके बाजार तक पहुंचाना, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है, मार्केट है, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे। तो ये काम ट्रेन द्वारा किया जाता है। चौथे नंबर पे लार्ज पैसेंजर फ्रेट। यदि हम दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखें, रोड है या वाटरवेज है, तो उसकी तुलना में ज्यादा मात्रा में पैसेंजर और माल एक ही समय में जो है रेल के माध्यम से ढोए जा सकते हैं। डिक्रीज्ड रीजनल डिस्पैरिटी, क्षेत्रीय विषमता, खासकर ये देखा गया है कि जिन क्षेत्रों में रेलवे लाइन होती है वो ज्यादा विकसित होते हैं और जिन क्षेत्रों में रेलवे लाइन नहीं होती वो कम विकसित होते हैं। लेकिन अब भारत सरकार तेजी से भारत में सभी जगह रेल का निर्माण कर रही है, तो रेल का निर्माण होने से जो क्षेत्रीय विषमता है वो कम हो रही है और सभी क्षेत्र लगभग अब बराबर विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। छठवीं बात, रोल ड्यूरिंग नेशनल कैलेमिटीज। जब कोई राष्ट्रीय आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, कोई एपिडेमिक आ जाता है, वॉर आ जाता है, कोई भी स्थिति आ जाती है, तो उसमें रेल द्वारा ज्यादा मात्रा में लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, सामान पहुंचाना, मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाना, तो रिलीफ और रेस्क्यू का काम भी जो है वो रेल द्वारा बहुत तेजी से ऐसे कैलामिटीज के समय में किया जाता है। सातवीं बात, इजी एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, खास करके मिलिट्री, पुलिस, एनडीआरएफ की जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स वगैरह जो होते हैं, तो उनको तेजी से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा करके राष्ट्रीय सुरक्षा में भी रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका है। आठवीं बात, ट्रैफिक फ्री एंड सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रैफिक नहीं होता रोड में, जैसे ट्रैफिक है हॉर्न मारते रहो, ठीक है, तो ट्रैफिक नहीं है, सेफ है, इसमें दुर्घटनाएं बसों की तुलना में या अन्य की तुलना में कम मात्रा में होती है, ठीक है, तो ट्रैफिक फ्री है, सेफ है। इसके बाद पोर्ट कनेक्टिविटी। पोर्ट कनेक्टिविटी का मतलब यह है कि भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाहों को रेलवे लाइन से जोड़ा गया है ताकि इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी तेजी जो है वो लाई जा सके। तो इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी रेलवे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा टूरिज्म को प्रमोट करने में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोग टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए समय समय पर रेलवे कई स्पेशल ट्रेन चलाती है, वैष्णो देवी के लिए चलाती है, अमरनाथ के लिए। तो इस प्रकार से बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी हम लोग स्पेशल टूरिज्म ट्रेन चलाते हैं, तो उससे भारत में टूरिज्म का भी विकास होता है, ठीक है। अब ये जो रेल है ये रोड की तुलना में 12 and 3 times more efficient than the road transportation in terms of freight and passenger respectively। यानी माल ढुलाई के माध्यम में सड़क की तुलना में 12 गुना और पैसेंजर ढोने में जो है सड़क की तुलना में 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है रेलवे, ठीक है। 11वीं बात है मोर इको फ्रेंडली, क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डीजल को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं और सारा इलेक्ट्रिक कर रहे हैं और 2030 तक हम जीरो एमिशन करने वाले हैं रेलवे से। जबकि जो रोड वाला ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ज्यादातर डीजल पेट्रोल का यूज होता है, उससे काफी ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं और वो प्रदूषण का कारण बनती हैं। तो देन रोड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर में भी डीजल वगैरह से चलते हैं, तो ये जो है रेलवे इज मोर इको फ्रेंडली। बेटर ऑर्गेनाइज्ड, रेलवे जो है वो वाटर बेस और रोड बेस उनकी तुलना में ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ज्यादा सर्टेन है, ज्यादा निश्चित तौर पे और ज्यादा बेहतर तरीके से रेलवे का काम होता है। पब्लिक वेलफेयर, इसके अलावा रेल में अभी प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। यानी रेल अभी भी अगर हम देखें तो पूर्णतः भारत सरकार के नियंत्रण में है। इसलिए रेलवे आज भी एक कॉमर्शियल यूटिलिटी बनकर के नहीं है बल्कि पब्लिक वेलफेयर का टूल है। यानी रेलवे एक पब्लिक गुड है, ठीक है, तो आप पब्लिक गुड्स है, तो पब्लिक वेलफेयर का काम भी रेलवे के माध्यम से होता है, जो रोड वगैरह के माध्यम से या एयरवेज ये कॉमर्शियल एंटाइटीज हैं तो उनका जो है वो नहीं होता। तो ये सारी बातें हमने समझ ली। अब हम देखते हैं कि किसी भी देश में, चाहे इंडिया बस की बात नहीं है, रेलवे को कितनी ज्यादा वहां पर रेलवे होगी और रेलवे की वहां पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, उसको अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। नंबर 1 फैक्टर है जियोग्राफिकल फैक्टर। किसी भी देश में हिल कितना है, माउंटेन कितना है, नदियां कितनी है, वैलीज कितनी है,
ठीक है, वहां पर चट्टानें कितनी कठोर पाई जाती हैं, भूकंप आते हैं नहीं आते, ये सारे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि उस देश में रेल का विकास कहां पर ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा, कितनी तेजी से होगा, कितनी तेजी से नहीं होगा। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में रेल बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, नदी वाले क्षेत्रों में थोड़ा रेल बनाना मुश्किल काम है। हालांकि टेक्नोलॉजी आ चुकी है लेकिन वो कैपिटल इंटेंसिव है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। जैसे बीच में कोई बहुत लंबी चौड़ी नदी है, उसमें पुल बनाना पड़ेगा, बहुत वो लगेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में रेल बनाना है तो पहाड़ों को काट करके अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी जिस देश की जैसी होती है उस हिसाब से उस देश में जो है रेलवे का विकास होता है, ठीक है। इसी आधार पर इंडिया में जो खास करके हिली एरियाज हैं वहां भी रेल का डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं हुआ है जितना प्लेन या प्लेट्यू एरियाज में हुआ है। इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक में यह है कि किसी देश के पास उस रेलवे को चलाने के लिए कितनी कैपिटल उसके पास रिक्वायर्ड है और कितनी उसके पास है, इस आधार पर भी उस देश में रेलवे का विकास निर्भर करता है। तीसरी बात एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव माने हमारे यहाँ क्या नियम कानून है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के और उसमें भारत सरकार कितनी तेजी से काम कर रही है, इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे यहाँ या किसी भी देश में रेल का विकास कितनी तेजी से होगा। टेक्नोलॉजिकल, वही मैं आपको बताया कि पहाड़ी क्षेत्र है, नदी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, तो आपके पास टेक्नोलॉजी कितनी बेस्ट है। इन सारे ऑब्स्टैकल को जो आ रहे हैं उनको ओवरकम करने में आपके पास टेक्नोलॉजी जितनी बेस्ट होगी आप उतने बेहतर रेलवे का ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे चीन के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है तो उसने 165 किलोमीटर लंबा पुल बनाया है, भारत का सबसे लंबा पुल 4.5 किलोमीटर, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी डिपेंड करता है आपके यहाँ रेलवे का के ग्रोथ पर। पांचवी है यूटिलिटी। यूटिलिटी माने जिस भी सेक्टर की बात हो रही है, अगर यहाँ पर रेल की बात हो रही है तो आपके देश में रेल की जरूरत कितनी है, उसका महत्व कितना है, उसका इंपॉर्टेंस कितना है, इस बात पर भी उस चीज के ज्यादा या कम डेवलपमेंट होने का पर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रेल के भारत में विकास को निर्भर करते हैं या उनको अफेक्ट करते हैं। यही 5 फैक्टर हम लोग आगे चल करके रोड के लिए भी पढ़ेंगे, यही एयरवेज के लिए, सब कुछ ये 5 फैक्टर ही सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे का क्या योगदान है भारत में, भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की समाज में, भारत के उद्योग में, भारत के आम लोगों के जीवन में, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस आप लोग, इतना सारा चैप्टर हम लोगों ने रेलवे के बारे में पढ़ लिया है, आप लोग खुद लिखिएगा इसको पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे इंडियन रेलवे भारत के दूरस्थ पहाड़ी कई एक क्षेत्रों में विकसित है। इंडियन रेलवे का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है, कितने लोगों को रोजगार देता है, ठीक है, लाइफलाइन मानी जाती है इंडिया की, नेशनल कैलेमिटी में कैसे उपयोग में आता है, ठीक है, कैसे एक जगह की जनता को दूसरी जगह की जनता से जोड़ने का काम करती है। तो ये तमाम फायदे आप बैठ करके सोचिए सारे पीछे वाले चैप्टर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। माल ढुलाई में इतना % कंट्रीब्यूशन है, पैसेंजर ढुलाई में इतना % कंट्रीब्यूशन है, ये सारा तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, उन सारी चीजों को इकट्ठे ला के रख दीजिए, ठीक है। तो इंडियन रेलवे का क्या इंपॉर्टेंस है भारत में और क्यों इसको आर्टरी ऑफ इंडियन ट्रांसपोर्ट माने भारतीय परिवहन की धमनी या लाइफलाइन ऑफ इंडियन रेलवे क्यों कहते हैं, ये आप समझ जाएंगे जब आप खुद उसकी इंपॉर्टेंस लिखेंगे। 25 से 30 पॉइंट में इसका इंपॉर्टेंस आएगा। आप चाहें तो उसको बांट सकते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उसका क्या है, तो इकोनॉमी में जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूशन करती है, इंडस्ट्री को डेवलपमेंट में काम करती है। फिर आ जाए डिफेंस सेक्टर में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो मिलिट्री और ट्रूप्स को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में यूजफुल है, हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में यूजफुल है। तो ऐसे आप बैठ करके सोचिएगा तो रेलवे के 20 से 30 जो है इंपॉर्टेंस आप बैठ करके आराम से सोच सकते हैं। और जब ये 20-30 पॉइंट आप सोच लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाई इंडियन रेलवे इज कॉल्ड लाइफलाइन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रेलवे देन देयर सॉल्यूशंस। थैंक यू।